नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार शर्मा एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज कोशिका का 9वां पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कुछ कारणवश आप लोगों के कोशिका की जो सीरीज चल रही थी उसका जो अंतिम पार्ट था वो नहीं आ पा रहा था, लेकिन ऑलरेडी आज आप लोगों के लिए आ गया है कोशिका का 9वां पार्ट। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की सभी लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है और सभी लोगों का मुझे बहुत अच्छा और मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि इन सब चीज़ों में जो भी मैं नई से नई सीरीज़ें जो ला रहा हूँ वो सब आप लोगों को पसंद आती रहें और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कोशिका का 9वां पार्ट जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में कि आखिरकार वैक्यूल्स होती क्या है, वैक्यूल्स किन कोशिकाओं में पाई जाती है, वैक्यूल्स जो होता है वो कैसे आया, उसकी संरचना कैसी होती है, आखिरकार ये होता क्या है, इसको देखते हैं हम अगले इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, वैक्यूल्स मतलब होता है, हिंदी में बोल सकते हैं इन्हें रिक्तिकाएँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा ये जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका की अगर संरचना का अगर आप अध्ययन करेंगे तो इस संरचना में आप देखेंगे कि ये इस तरह से होती है पादप कोशिका। और ये जो पादप कोशिका होती है इसमें आपको सभी को पता है, इसमें सभी में होते हैं क्या है, कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। इस तरह से इसकी कुछ क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, तो इसमें सभी में क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे कि कोशिकांग में आप लोगों ने अभी तक जितने भी कोशिकांग जितने भी अभी तक पढ़े हैं आपने, जैसे कि आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस देखा, लाइसोसोम देखा, लाइसोसोम देखा, राइबोसोम देखा, जितना भी अभी तक, जैसे गोल्जी बॉडी देखी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, तो ये सभी के सभी कोशिकांग क्या होते हैं, इनके अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन आप कभी भी अगर पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे, उस पादप कोशिका को अगर सूक्ष्मदर्शी द्वारा इस यंत्र द्वारा देखेंगे तो आपको कोशिका के अंदर एक द्रव मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव। उस कोशिका द्रव के मध्य में कुछ ब्लैंक सा एक क्षेत्र दिखता है, ब्लैंक सा एक स्थान दिखता है। उसी ब्लैंक स्थान को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिक्तिकाएँ। क्या बोलते हैं? रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ मतलब वैक्यूल्स। तो देखिए, ये जो आवरण होता है वो इस तरह से पूरी कोशिका में फैला होता है, मध्य में इस तरह से फैला होता है। ठीक है, और ये पूरा क्या होता है, ब्लैंक होता है। और ऐसा भी ब्लैंक नहीं होता है, इसके अंदर रस भरा होता है। क्या होता है? रस भरा होता है, जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका रस बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो पादप कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में ये जो वैक्यूल्स होता है, ये पूरी टोटल कोशिका का 90% जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है, यानी रिक्तिका का होता है। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि ये कोशिका में होता किस लिए है, ये किस लिए होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखना, जब कोशिका का कोई भी भोज्य पदार्थ है तो उसे संग्रहित करने के लिए, या कोशिका का कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है तो उसे संग्रहित करके बाहर निकालने और किसी चीज़ को अंदर एक संग्रहित करके लेने का कार्य जो करते हैं वो कौन करते हैं, वैक्यूल्स करते हैं। देखिए, अगर वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स केवल पादप कोशिका में ही नहीं होते हैं, ये पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। लेकिन याद रखना, ये जंतु कोशिका में जो उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं उनमें तो ये नाम मात्र के पाए जाते हैं, लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं उनमें ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। पर मुख्य रूप से अगर देखें तो ये मिलेंगे आपको पादप कोशिका में। तो दोस्तों, आप समझे होंगे कि आखिरकार वैक्यूल्स होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि वैक्यूल्स की खोज किसने की थी, किसने क्या पूछेगा कि वैक्यूल्स की खोज किसने की थी, तो याद रखना, उसका नाम याद रखना कि अगर खोज का जिक्र करें तो एक व्यक्ति थे, स्प्लेन जेनी। क्या नाम था उनका? स्प्लेन जेनी। स्प्लेन जेनी नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, इसे खोजा था। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, स्प्लेन जेनी। ठीक है, ये व्यक्ति थे
जिन्होंने क्या किया था, इसे खोजा था। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज इन्होंने कब की थी, तो 1776 में। कब किया था? 1776 में इन्होंने सबसे पहले कोशिका में क्या किया था, इन्होंने वैक्यूल्स को देखा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो स्प्लेन जेनी थे, इन्होंने कौन सी कोशिका में या किस में इसकी खोज की थी वैक्यूल्स की। तो याद रखना, हमने अभी बताया है कि इनकी उपस्थिति आपको पादप कोशिका में मिलेगी और निम्न श्रेणी के जंतुओं में भी मिलेगी। तो याद रखना, इन्होंने जो सबसे पहले देखा, तो सबसे पहले देखने का अगर इनका श्रेय है, इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था तो किसमें? प्रोटोजोआ में। किसमें? प्रोटोजोआ में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्प्लेन जेली थे, इनने वैक्यूल्स की जो खोज की थी वो किस प्रकार की कोशिका में की थी या किस प्रकार के जीव से पर की थी। तो याद रखना, उसे किसमें खोजा था? प्रोटोजोआ में खोजा था। इसके अलावा अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि ये जो वैक्यूल्स नाम है, ये जो वैक्यूल्स नाम है, ये नाम किस व्यक्ति ने दिया था, तो याद रखना, अगर वैक्यूल्स नाम पूछे आपसे कि किसने दिया था, यानी कि नामकरण किसने किया था, तो नामकरण की अगर बात करें तो आपने इससे पहले नाम सुना होगा डुजार्डेन का नाम। किनका नाम? डुजार्डेन का नाम सुने होंगे। ये डुजार्डेन को इससे पहले आप जानते हैं कि जीवद्रव्य से संबंधित ये व्यक्ति हैं। जीवद्रव्य के बारे में इन्होंने क्या दिया था, अपने कारनामे किए थे। तो इन्होंने 1841 में इन्होंने इसे किस नाम से जाना था? वैक्यूल्स नाम दिया था। ठीक है, पहले हालांकि इसे वैक्यूल्स के नाम से नहीं जाना जाता था। स्प्लेन जेली ने इसने वैक्यूल्स की खोज की जरूर थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया था कि कोशिका के अंदर कुछ ब्लैंक है। क्या किया है? कुछ ब्लैंक है। उन्होंने सिर्फ इसका जिक्र किया था, बाकी उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था कि ये कौन सा, इसका नाम क्या है, ये कौन सी चीज़ है। तो उसको डुजार्डेन ने ही बताया था कि उसका नाम क्या है? वैक्यूल्स है। तो याद रखना, नामकरण की अगर बात करें तो किसका नाम आता है? डुजार्डेन का नाम आता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो पादप कोशिका है, उस पादप कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? देखो, यहाँ पर जो सबसे पहले खोज हुई थी तो किसमें हुई थी? प्रोटोजोआ में हुई थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछे, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिका में सबसे पहले वैक्यूल्स को किसने देखा था, तो याद रखना, पादप कोशिका में अगर पूछे आपसे कि पादप कोशिका में वैक्यूल को देखा, किसने देखा, तो याद रखना, स्लीडन व्यक्ति ने देखा था। स्लीडन नाम के एक वैज्ञानिक थे। आपने इससे पहले कोशिका जो सिद्धांत पढ़े थे, उस कोशिका सिद्धांत में आपने स्लीडन और स्वान का नाम सुना था। स्लीडन और स्वान का नाम सुना था। ये वनस्पति विशेषज्ञ थे और इन्होंने ही सबसे पहले पादप कोशिका में क्या किया था? इसका अध्ययन किया था। तो इसलिए ये पादप कोशिका में वैक्यूल्स के अध्ययन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्लीडन को दिया जाता है। दोस्तों, किसे दिया जाता है? स्लीडन को दिया जाता है। इसके अलावा जब आप इसमें इसका अध्ययन करेंगे तो देखिए, इन्होंने जब इसका अध्ययन किया इस कोशिका के अंदर, तो इन्होंने क्या देखा कि जो वैक्यूल्स है, इस वैक्यूल्स के एक बाहरी तरफ, बाहरी लेयर, एक लेयर पाई जाती है। क्या है? इसमें एक लेयर उपस्थित है। अब उस लेयर की बात की इनने कि यार कुछ ना कुछ तो इसमें क्या है, एक लेयर उपस्थित है। तब इन्होंने उस लेयर का नाम दिया और इसे क्या बोला इन्होंने? टोनोप्लास्ट। क्या बोला? टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोला? टोनोप्लास्ट। तो याद रखना, जो वैक्यूल्स के बाहर जो एक परत पाई जाती है, उसके अगर यानी वैक्यूल्स के चारों तरफ एक जो झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या नाम दिया गया? टोनोप्लास्ट नाम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वैक्यूल्स की बाहरी झिल्ली, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे? बाहरी झिल्ली। तो वैक्यूल्स की बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोशिकांग की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट किसे बोलते हैं? वैक्यूल्स की बाहरी झिल्ली को। अब टोनोप्लास्ट का तो अध्ययन किया गया, लेकिन अब यहाँ पर टोनोप्लास्ट के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनता है कि टोनोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले अध्ययन किस व्यक्ति ने किया था? क्या पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो याद रखना कि
टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? वैक्यूल्स की बाहरी झिल्ली। तो टोनोप्लास्ट का सबसे पहले अध्ययन, ठीक है, तो याद रखना टोनोप्लास्ट का सबसे पहले अध्ययन की अगर बात आए तो याद रखना इसे किसने किया था? डी बैरिस ने किया था। इसने डी बैरिस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था? इसे सबसे पहले इसका क्या किया था? इन्होंने जिक्र किया था। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन्होंने ये जिक्र कब किया था? तो 1885 में क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले टोनोप्लास्ट के बारे में जाना था। और सबसे पहले अगर टोनोप्लास्ट की जिक्र करने का श्रेय है तो वो किसने दिया था? तो डी बैरिस ने व्यक्ति ने ही दिया था। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनकी उपस्थिति किस प्रकार की कोशिका में होती है, इनकी उपस्थिति किस प्रकार की कोशिका में मिलेगी, तो याद रखना आप बताएंगे कि जो पादप कोशिका है, ठीक है, प्लांट सेल एवं निम्न श्रेणी के जंतु। कौन से? निम्न श्रेणी के जंतु। अब निम्न श्रेणी के जंतु के यहाँ नॉन कॉर्डेटा संघ। निम्न श्रेणी के जो जंतु हैं इनमें क्या होता है? उपस्थित होता है कि जंतुओं में क्या होता है? वैक्यूल्स क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना जानना है आपको वैक्यूल्स के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं इससे पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही बताना है। आपसे पूछा जाएगा इसकी खोजकर्ता का नाम, तो आपको स्प्लेनजेनी बताना है। कब किया था इसने? 1776 में। सबसे पहले इन्होंने किस में खोजा था? तो याद रखना इन्होंने प्रोटोजोआ में खोजा था। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बना सकता है कि ये जो वैक्यूल्स है इसका नामकरण किसने किया था? तो वो किसने किया था? डुजार्डेन ने किया था। किसने किया था? डुजार्डेन ने किया था। इसके अलावा पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स है उसको सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? तो स्लीडन ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था? जो बृहस्पति विज्ञान के विख्याता थे, कौन? स्लीडन। उन्होंने ही क्या किया था? पादप कोशिका में सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने इसे देखा था और उसका अध्ययन किया था। लेकिन उसमें आपको पता है कि ये जो वैक्यूल्स है उसमें एक बाहरी झिल्ली या बाहरी परत पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और इस टोनोप्लास्ट को सबसे पहले अध्ययन के रूप में किसने अध्ययन किया था? तो याद रखना उसका नाम है डी बैरिस। और इन्होंने यह कार्य कब किया था? तो 1885 में किया था। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो जो प्लांट सेल्स होती हैं और इसके अलावा आपकी जो निम्न श्रेणी के जंतु हैं, जो नॉन कॉर्डेटा संघ आता है, उसमें जो जंतु हैं उनमें सभी में क्या होती है? वैक्यूल्स उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका वैक्यूल्स। अब हम देखते हैं अगले कोशिकांग को। अगला कोशिकांग हमारा आता है कौन सा? सेंट्रोसोम। कौन सा आता है? सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम को अगर हिंदी अर्थ देखें, अगर इसे हिंदी अर्थ में देखें तो इसे बोलते हैं केंद्रक तारक। क्या बोलते हैं इसे? केंद्रक तारक। क्या बोलते हैं? केंद्रक तारक। जनरली दोस्तों ये जो कोशिकांग है इसे कोई खास पढ़ाता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इसलिए वो पूछ लेता है कभी कभार कि ये जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका में इसका कार्य क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और ये किस कार्य के लिए उसमें उपस्थित होते हैं। तो याद रखना कि ये जो कोशिका होती है, आपने कभी देखा हो तो ये जो सेल्स है, इस सेल्स के बीच में केंद्रक होता है। ये जंतु कोशिका बना रहे हैं हम, और इसके बाहरी आवरण में ऐसी नली के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, ऐसे नली के रूप में। ठीक है, ऐसे इसमें छोटी छोटी केशकत्र नली टाइप में होती हैं और ये इस तरह से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं? कोशिका में सूक्ष्म नलियाँ उत्पादित करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? ये सूक्ष्म नलियाँ उत्पादित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये सूक्ष्म नलियाँ उत्पादित करते हैं। इसके अलावा और क्या इसका कार्य हो सकता है? तो याद रखना ये जो नलियाँ उत्पादित करते हैं
इसके अलावा ये कोशिका को ढांचा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ढांचा। तो ये कोशिका को क्या करते हैं? ये कोशिका को हम बता सकते हैं कि ये कोशिका को ढांचा, क्या बोल सकते हैं? ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित कोशिका को एक निश्चित रूप देने का कार्य भी करते हैं कौन? आपके सेंट्रोसोम। इसके अलावा याद रखना, हमने इससे पहले आपको बताया कि इसमें छोटी छोटी किसकत नलियाँ होती हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन किसकत नलियों के द्वारा किसी भी चीज़ का परिवहन करना। क्या कार्य होता है इनका? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी चीज़ का परिवहन करना। और याद रखना, ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ये जंतु और कोशिका में, यानी ये प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल कोशिका में क्या होते हैं? ये सेल में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। दोनों के दोनों में पाए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि एक किसी एक में पाए जाएंगे, उपस्थित होते हैं, दोनों के दोनों में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य एक काम इसका मुख्य देखें तो ये जब कोशिका विभाजन होता है, आपने सुना होगा जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन में जब कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रोसोम विभाजित होता है। तो ये कोशिका विभाजन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं, क्योंकि ढांचा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। इसलिए ये क्या होते हैं? कोशिका का विभाजन होता है तब उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये था दोस्तों सेंट्रोसोम। तो दोस्तों हमने दो चीज़ें देखी, एक वैक्यूल्स देखा और एक सेंट्रोसोम देखा। सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं क्या? तारक, केंद्रक तारक। ठीक है, इसमें इसकी संरचना जो होती है वो केंद्रक के आसपास ये सूक्ष्म नलियों के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जो किसकत नलियों के बराबर इनका साइज होता है। इसके अलावा अगर इनको देखें तो ये जो सूक्ष्म नलियाँ हैं, ये इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? तो ये कोशिका को जो ढांचा प्रदान करने का कार्य करते हैं वो ये नलियाँ करती हैं। और इनकी अगर उपस्थिति देखें तो ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर देखें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तब उसमें ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कहा जाता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहला कोशिकांग जो विभाजित होता है वो कौन है? सेंट्रोसोम है। ये सबसे पहले क्या करता है? विभाजन का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद हम देखते हैं, लगभग हमने कोशिका के सभी कोशिकांगों को कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनली हम जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका होती है उसमें हम अंतर देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं जंतु और जो पादप कोशिकाएँ होती हैं इनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या होते हैं, ये होती कैसी है। तो देखिए दोस्तों, आपने कभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका को देखा होगा। तो पादप कोशिका की जैसे कि अभी मैंने संरचना बनाई थी, ये पादप कोशिका की कुछ ऐसी संरचना होती है, ये कोशिका कुछ ऐसी होती है, इस प्रकार की होती है। तो ये जो कोशिका है और जंतु कोशिका की अगर बात करें तो कुछ ऐसी होती है। इसमें भी केंद्रक होता है, लेकिन याद रखना इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्र में ना हो करके वो परिधि की ओर होता है। और इसमें जो जंतु कोशिका में केंद्रक, याद रखना ये है पादप, ये है पादप और ये है जंतु। ठीक है, तो इसमें जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और इसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्र में उपस्थित होता है। क्या होता है? इसमें केंद्र में उपस्थित होता है। इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें सेल वॉल पाई जाती है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो सेल वॉल है वो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। इसलिए सेल वॉल उपस्थित होने के कारण उसे निश्चित ढांचा और निश्चित रूप प्रदान करने का कार्य करती है कौन? सेल वॉल। इसलिए पादप की जो कोशिका होती है उसकी जो संरचना होती है वो एक निश्चित होती है, लेकिन जंतुओं में सेल वॉल उपस्थित न होने के कारण इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है। तो एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि इसमें इसकी संरचना निश्चित होती है और इसकी संरचना क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसके अलावा अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? आकार बड़ा और नियमित होता है।
कैसा होता है कि आकार में बड़ी होती हैं लेकिन जंतु कोशिका आकार में छोटी और अनियमित होती है, यानी कि अनियमित यानी कि अनिश्चित संरचना वाली होती है। तो ये भी इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लवक होता है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है। लवक वही लवक जिन्हें हरित लवक बोलते हैं, वर्णी लवक बोलते हैं, अवर्णी लवक बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं लवक। वो सभी की सभी लवक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं लेकिन हमारे जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, एक ऐसा कोशिकीय जीव है जो जंतु होते हुए भी उसमें लवक उपस्थित होता है, वो कौन है? युग्लिना है। तो युग्लिना को छोड़कर बाकी जितनी भी जंतु कोशिकाएँ हैं उन सब में हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण अंतर की और बात करें तो इसमें जो वैक्यूल्स होती हैं पादप कोशिका में, वैक्यूल्स बड़ी तथा संख्या में कम होते हैं। इसमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसमें वैक्यूल्स क्या होती हैं? छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। और हमने आपको बताया था कि वही जंतु कोशिका जो निम्न श्रेणी की होती है उन्हीं जंतु कोशिका में वैक्यूल्स क्या होते हैं? आपके उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पादप कोशिका है इसमें गाल्जी काय की जो संरचना होती है वो सरल होती है। कैसी होती है दोस्तों? वो सरल होती है, लेकिन जो इसमें होती है जंतु में, इसमें क्या होती है? थोड़ा जटिल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रोसोम, तो इसमें जंतु कोशिका जो होती है इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, लेकिन सेंट्रोसोम किसमें? पादप कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रक होता है, केंद्रक के लिए अभी हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। केंद्रक जंतु कोशिका में केंद्र की ओर होता है और पादप कोशिका में परिधि की ओर क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके अलावा जो पादप कोशिका होती है वो भोजन को स्टार्च के रूप में ग्रहण करने का कार्य करता है, लेकिन जो जंतु कोशिका होती है उसे ये पादप कोशिका क्या करती है? ग्लाइकोजन के रूप में ग्रहण करती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन। तो दोस्तों ये है कुछ महत्वपूर्ण अंतर जिनको हम अभी लिखने वाले हैं। तो हम एक साइड लिख सकते हैं जंतु और एक साइड लिख सकते हैं हम पादप। अब इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण अंतर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब जब इसमें अनुपस्थित होती है तो इसमें क्या लिख सकते हैं? उपस्थित होती है। क्या होती है? इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। और जब एक में उपस्थित है और एक में अनुपस्थित है तो फिर आकार में भी अंतर आएगा। क्या होगा? आकार में भी अंतर आएगा। तो याद रखना, जंतु कोशिका जो होती है इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। इसका आकार छोटा होता है तो फिर इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। बाकी दोस्तों पूरा सेंटेंस आप लोग लिख लीजिएगा, हम सिर्फ मेन चीज़ लिखते जा रहे हैं। तो इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? अनियमित होती है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी संरचना नियमित होती है। नियमित का मतलब निश्चित होती है। क्या है? निश्चित होती है। इसकी संरचना एक निश्चित से प्रारूप होता है, इसके निश्चित होती है, लेकिन इसके जो जंतु होते हैं उसमें सेल वाल नहीं होती है, और सेल वाल ना होने के कारण इसकी संरचना भी क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी जो हमने पढ़ा कोशिकांग वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स के बारे में अगर देखें तो इसमें जो पादप कोशिका है उसमें वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। तो याद रखना, इसमें वैक्यूल्स आकार में बड़े, जंतु कोशिका है, इसमें आकार में छोटे व संख्या में अधिक होते हैं। क्या होते हैं? संख्या में अधिक होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होते हैं?
आकार में बड़े व संख्या में क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं, संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण अंतर है जंतु और क्या, पादप कोशिका में। इसके अलावा अगर अन्य बात करें तो गाल्जी काय की अगर बात करें तो याद रखना, तो गाल्जी काय आपको पता है कि ये वही गाल्जी काय है जिसमें क्या होते हैं, जो कोशिका के जो केंद्रक के पास में मिलते हैं, तो इसमें गोल्जी काय, इसमें गोल्जी काय क्या होते हैं, जटिल होते हैं। इनकी जो संरचना है जटिल होती है, जटिल होते हैं। अब ये जटिल होते हैं तो इसमें याद रखना, इसमें कैसे होते हैं, सरल होते हैं। इनकी संरचना कैसी होती है, सरल होती है। पादप कोशिका में इसकी संरचना सरल होती है और इसमें क्या होते हैं, ये जटिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा सेंट्रोसोम के बारे में। तो ये जो सेंट्रोसोम है इसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें पूर्णतः अस्तित्व नहीं होता है। क्या होते हैं, पूर्णतः अस्तित्व नहीं होता है, पूर्णतः अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य मुख्य रूप से अंतर देखें तो इसमें क्या होते हैं, लवक अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं हम, इसमें लवक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, इनमें लवक अनुपस्थित होते हैं। जब इसमें अनुपस्थित होते हैं तो ये जो पादप है, पादप कोशिका है, इसमें जो लवक है, लवक उपस्थित होते हैं। क्या बोल सकते हैं, लवक उपस्थित होते हैं। वही लवक हैं जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो इसमें लवक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका जो होती है उसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। ये वही लवक हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक वर्णीय लवक और एक अवर्णीय लवक। तो ये सब गुण पादप की कोशिका में पाए जाते हैं, हालांकि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका परपोषी होती है और पादप कोशिका स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक होती है। इसलिए दोस्तों इसमें जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है और इसमें लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर अन्य मुख्य अंतर देखें तो हमने इससे पहले आपको बताया कि इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक किसमें, जंतु कोशिका में, केंद्रक कोशिका के केंद्र में होता है। कहाँ पर होता है, केंद्रक कोशिका के केंद्र में होगा, कोशिका के केंद्र में होगा। और अगर इसमें बताएं तो केंद्रक, जो केंद्रक होगा, केंद्रक कोशिका की परिधि में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, केंद्रक कोशिका की परिधि में मिलेगा। ठीक है। अब इसमें परिधि में क्यों मिलता है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया कि जो पादप कोशिका होती है उसमें 90% जो भाग होता है वो किसका होता है, वो किसका होता है, हम इससे पहले क्या लिखा था, वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल्स की जो संरचना होती है पादप कोशिका में 90% होती है और 90% वो मध्य में पूरा फैला होता है। इसलिए केंद्रक उसका क्या होता है, परिधि की ओर होता है। तो याद रखना, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर और जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र की ओर उपस्थित होता है। इसके अलावा लास्ट अंतर है इसका महत्वपूर्ण सबसे, कि इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी भोजन का संग्रहण, भोजन का जो संग्रहण होता है, दोस्तों इधर दिख रहा होगा, हाँ, भोजन का जो संग्रहण होता है वो किस रूप में होता है, तो याद रखना ग्लाइकोजन के रूप में करता है। किस रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु कोशिका भोजन का संग्रहण कैसे करती है, ग्लाइकोजन के रूप में करती है। और इसमें अगर देखें तो भोजन का जो संग्रहण होता है, इसमें पादप कोशिका में भोजन का जो संग्रहण होता है किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। कैसा होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो दोस्तों ये हैं आपके जंतु और पादप कोशिका के महत्वपूर्ण अंतर, जो आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए इसे आप अच्छे से समझेंगे और इसे 2 बार 3 बार इसे रिवाइज करेंगे तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा।
और आने वाले जो आगे के जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे कि कांस्टेबल है, उन समय यहाँ से क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से समझेंगे, इसे नोट्स में बनाएंगे और फिर उसे आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये था आज हमारा कोशिका का अंतिम पार्ट, जो कोशिका का 9वां पार्ट था। आज से हमने कोशिका का के पूरे चैप्टर जो थे वो फिनिश कर दिए हैं। यहाँ से अब कोशिका से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब यहाँ से आपका कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जिसने सभी पार्टों का अध्ययन किया होगा कोशिका के, वो कोशिका का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, ये मैं वादा करता हूँ। पर उसे आप लोगों ने शिद्दत से पढ़ा हो, उसे अगर कंप्लीट किया होगा तभी यह संभव हो सकता है। पर मुझे आशा है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी लगन से लगे हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और मुझे आशा है कि इसी तरह अगर वो लगे रहे तो अपने मुकाम पर बहुत जल्द ही पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियोस में हमने कोशिका का लास्ट पार्ट या अंतिम पार्ट कंप्लीट किया है, जिसे आप नोट्स बना करके इसे कंप्लीट करिएगा। अब हम आपको अगली वीडियो में कोई साइंस का, बायोलॉजी का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। उसका बेसब्री से आप इंतज़ार करिए, कोई नया यूनिक टॉपिक आने वाला है, उसे आप देखना मत भूलें। तो तब तक दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, और ठंड का मौसम भी चल रहा है उससे भी बचिए। प्लस में आप अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अपने आप को ठंड से भी बचा कर रखिए, क्योंकि वो भी आपका ज़रूरी है। कहते हैं स्वास्थ्य है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे। इसलिए पहले स्वस्थ रहना है, फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई को भी देखना है। इसलिए दोनों को मेंटेन करके आप लोगों को रखना है। बाकी हम लोग सहयोग आप लोगों का कर ही रहे हैं, आप लोग भी अपना सहयोग हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर करिए, ताकि मैं उन लोगों को भी इस साइंस की सीरीज़ में कुछ सिखा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।